नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी कंचन नौटियाला और आज के मेहमान आशीष बहेती जी, जो अगले आधे घंटे देंगे आपके सवालों के जवाब। और बाजार की बात करें तो लगातार चौथे दिन की बिकवाली के बाद आज बाजार में थोड़ी रिकवरी देखने को मिली है, लेकिन आज भी देखें तो डे हाई से थोड़ा नीचे आ गया है। लेकिन आगे करेंगे बाजार की बात और लेंगे आपके सवाल भी, लेकिन शुरुआत हेडलाइन से। लगातार 4 दिनों की गिरावट के बाद बाजार में आज थोड़ी रिकवरी। निफ्टी हल्की बढ़त के साथ 23,150 के करीब। बैंक निफ्टी में 1% का उछाल। मिड कैप शेयर आज कर रहे हैं आउट परफॉर्म। मेटल शेयर्स में आज सबसे ज्यादा चमक। निफ्टी मेटल इंडेक्स 2.5% से ज्यादा ऊपर। जेएसपीएल, जेएसएल, वेदांता और सेल 3% से ज्यादा चढ़े। साथ ही सरकारी बैंक, ऑटो और कैपिटल गुड्स में भी खरीदारी का मूड। बाजार को पसंद नहीं आए एचसीएल टेक के Q3 नतीजे। शेयर 9% फिसलकर बना एक्सीडेंट ऑफ द डे। कंपनी का सीसी रेवेन्यू अनुमान से रहा कम। रेवेन्यू गाइडेंस के अपर बैंड में नहीं हुआ कोई बदलाव। दूसरे आईटी शेयरों में भी दिखा दबाव। एफएनओ के सख्त नियमों से Q3 में तिमाही आधार पर कमजोर नतीजों से 4% से ज्यादा फिसला एंजल वन। वहीं रिजल्ट्स के बाद आनंद राठी भी 3% कमजोर। कंपनी ने एक पर एक बोनस शेयर का किया ऐलान। अच्छा, Q3 अपडेट के बाद अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस में 7% से ज्यादा का उछाल। अडानी एनर्जी, अडानी टोटल और अडानी एंटरप्राइजेस में भी 5 से 6% की तेजी। हिना नागराजन के एमडी और सीईओ पद से इस्तीफे से यूनाइटेड स्पिरिट में बिकवाली का मूड। शेयर 4% से ज्यादा फिसला। तो चलिए, ये थी अब तक की टॉप हेडलाइंस। लेकिन कल का बाजार का मूड अगर देखा जाए तो बिकवाली बाजार के ऊपर काफी ज्यादा हावी थी। हालांकि आज बाजार में थोड़ा सा सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन इस टाइम पे भी वापस से एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी की तरफ मार्केट जो है मूव करने लग गया है। कल तो अगर मिड कैप की तरफ नजर डाली जाए तो अच्छा खासा हमें एक प्रेशर, एक पेन आता हुआ दिखाई दिया था। अगर बीएससी सेंसेक्स की बात करी जाए, यहाँ पे बीएससी की बात करी जाए इसके 30 शेयर्स की, तो यहाँ पे इस टाइम पे हम बोल सकते हैं हाफ ऑफ मूड बना हुआ है। हाफ ऑफ द शेयर्स ग्रीन में ट्रेड कर रहे हैं और हाफ ऑफ द शेयर्स इस टाइम पे रेड जोन पे ट्रेड कर रहे हैं। इसके अलावा जो रुपी है वो अपने लोअर लेवल को टच कर गया है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि जब तक रुपी स्टेबल नहीं होता मार्केट में रिकवरी का मूड देखना थोड़ा सा मुश्किल है। तो बहुत सारे ग्लोबल फैक्टर्स हैं, बहुत सारे हमारे मार्केट के डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं जो इस बियर साइड को बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन अब जुड़ते हैं आशीष सर के साथ और जानते हैं कि जिस तरीके का मूड माहौल बाजार में हमें देखने को मिल रहा है, ये हमें कब तक देखने को मिलेगा? क्या ये जो डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी है यहाँ पे थम गई है या और भी डाउनवर्ड साइड की एक्सपेक्टेशन है? बहेती सर, गुड मॉर्निंग फर्स्ट ऑफ ऑल, और किस तरीके से मार्केट को रीड कर रहे हैं आप? जी, गुड मॉर्निंग कंचन जी, गुड मॉर्निंग श्रेया जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कंचन जी, देखिए मार्केट में प्रेशर काफी बना हुआ है, बट एक पॉइंट आ गया है कि जहाँ पे अब शॉर्ट्स करके आप पैसे बहुत ज्यादा अच्छे नहीं बन पाएंगे, क्योंकि वन वे फॉल हमने देखा 3 जनवरी से अभी तक। मार्केट ऑलमोस्ट 3 जनवरी का जो हाई था वो 24,200 था और अभी 1000 पॉइंट का गिरावट, वहां से 1000+ पॉइंट का गिरावट हमने देख लिया 3 जनवरी से अभी तक का। तो हमें लग रहा है कि अब यहाँ से एक थोड़ा सा पुल बैक देखने मिलेगा और वो एक वापस शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। 200 एमआ भी जो प्लेस्ड है निफ्टी का वो 23,950 के पास है, तो वहां से भी काफी गिरावट आ चुकी है। जो शॉर्टिंग जोन बन रहा है वो 23,500 के पास अगर निफ्टी आता है तो वहां पे वापस एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी ट्राई की जा सकती है, क्योंकि जिस हिसाब से 23,500 पे करीब 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ कॉल राइटर्स प्लेस्ड है, ये एरिया डिफिकल्ट रहेगा निफ्टी को ब्रीच करने के लिए। तो ये एक एरिया बहुत अच्छा जोन बनेगा, रेजिस्टेंस एरिया, जहाँ पे शॉर्टिंग अटेम्प्ट किया जा सकता है। हमें लगता है वापस निफ्टी नीचे की तरफ 23,000 का लेवल टेस्ट कर सकता है। वहीं अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो इसमें भी अब सेल ऑन राइज का ही स्ट्रक्चर बना हुआ है। यहाँ पे जो जोन बेचने का है वो है थोड़ा सा ऊपर बन रहा है, वो है 40 जस्ट सेकंड श्रेया जी, यहाँ पे जो एग्जैक्ट जोन बन रहा है बेचने के लिए वो 48,700 के करीब का। तो और 250-300 पॉइंट ऊपर अगर मार्केट आता है तो एक बार शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। थोड़ा सा स्टॉप लॉस जरूर 49,000 के करीब मेंटेन कीजिएगा।
ठीक है, तो जिस तरीके से बाजार में अभी पुल बैक देखने को मिल रहा है, लेकिन वहाँ पे फिर से एक बार मार झेलनी पड़ सकती है बाजार को, क्योंकि अभी भी सेल ऑन राइज की रणनीति भी हमारे एक्सपर्ट्स सुझा रहे हैं और 48,700 का एक इंपॉर्टेंट लेवल बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। हालांकि ये रणनीति आपके लिए आशीष जी की ओर से आते हुए अब हमारे कॉलर्स के साथ जुड़ते हैं और सबसे पहला कॉलर कौन है? योगेश जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ नासिक से। योगेश जी गुड मॉर्निंग, अपना सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग मैम। मैडम हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। जी गुड मॉर्निंग सर, आपका सवाल? मैम मेरा सवाल है, तो वाटेक शेयर है 100 शेयर 800 रुपीज पे, और एक मैम 1000 शेयर मैंने अभी जस्ट लिए हैं कल्याण ज्वेलर्स के 600 पे। प्लीज ठीक थोड़ी है। दोनों पे मेरे को एक बार। तो शुरुआत आपके वाटेक से करते हैं। आशीष जी चार्ट देखिए इसका, हालांकि एक महीने का चार्ट तो खराब देखने को मिल रहा है, 23% से ज्यादा की करेक्शन एक महीने में स्टॉक ने दिखाई है, लेकिन आज उसमें बढ़त देखने को मिल रही है, 2.25% के करीब कामकाज कर रहा है फिलहाल। तो योगेश जी प्रॉफिट में ही है स्टॉक में, 6 महीने में भी अच्छा रिटर्न दिया है इसने, लेकिन आगे क्या इंडिकेट कर रहे हैं चार्ट्स, क्या करना चाहिए इनको? जी देखिए, वन वे रैली देखने मिली थी स्टॉक में 2022 के एंड में। ये स्टॉक 272 के करीब चल रहा था और वहां से वन वे रैलीज में 1900 तक के जोन में देखने मिली है। तो स्वाभाविक है कि प्रॉफिट टेकिंग भी थोड़ी सी डीप आएगी। यहाँ पे इन्हें होल्ड करने की सलाह है, क्योंकि अभी जरूर मार्केट के करेक्शन के साथ इसमें करेक्शन देखने मिला है। स्टॉक अभी भी अपने 200 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 200 डेमा जो है 1350 के पास में प्लेस्ड है, तो वहां पे एक स्टॉप लॉस जरूर रखे और इस पोजीशन में बने रहे, क्योंकि ये स्टॉक ओवरऑल काफी लाइमलाइट में रहा है और यहाँ पे हमें लगता है कि वापस पुल बैक देखने मिल सकता है, जो कि इसे 1600 तक का जोन दिखा सकता है। तो 1350 का स्टॉप लॉस लगाकर बने रहे इसमें। 50 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें होल्ड करने की फिलहाल सलाह रहेगी। आशीष जी एक और सवाल कल्याण ज्वेलर्स पे इनका था, 1000 शेयर्स इनके पास। इनफैक्ट ये स्टॉक देखिए आप, रिजल्ट के बाद से लगातार बिकवाली की मार झेल रहा है, इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। आज भी देखिए डाउन साइड पे ही ट्रेड कर रहा है। क्या करना चाहिए कल्याण ज्वेलर्स में? एक तो ये गिरावट चार्ट्स का इंडिकेट करें फिलहाल तो। जी श्रेया जी, इसका भी अगर थोड़ा सा जूम आउट चार्ट देखेंगे तो ये 111 के करीब था जून 2023 में, और स्टॉक वन वे रैली इसने दिखाया 800 तक के ट्रेजेक्ट्री में। अब सिंस ये शॉर्ट स्टॉक एफ&ओ में भी आ चुका है, तो एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी जरूर बन जाती है ट्रेडर्स के लिए, और सिंस इतना ओवर स्ट्रेच चार्ट है तो यहाँ प्रॉफिट टेकिंग भी बड़ी देखने मिलेगी। हमारी सलाह है यहाँ पे एक बार एग्जिट कर ले, क्योंकि अब स्टॉक 200 डेमा टूट रहा है, और अगर इसमें गिरावट थोड़ी सी भी मार्केट में गिरावट आई तो यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग और भी बड़ी देखने मिल सकती है। स्टॉक शायद 500 तक का भी जोन टच कर सकता है। तो 500 का जोन टच कर सकता है कल्याण ज्वेलर्स, गिरावट और भी हावी हो सकती है फिलहाल। तो आशीष जी करना क्या चाहिए इनके पोर्टफोलियो में है तो फिलहाल एग्जिट की सलाह है? फिलहाल एग्जिट की सलाह है, अगर प्रॉफिट में है तो एग्जिट कर लें। ठीक है, प्रॉफिट में है तो एग्जिट कर लें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आनंद राठी के मैनेजमेंट से। Q3 में कंपनी की आय 30% और मुनाफा 33% तक बढ़ा है। एबिटा ग्रोथ 34% रही, मार्जिन में भी 1.5% की बढ़ोतरी देखने को मिली। नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज जी। फिरोज जी बहुत बहुत शुक्रिया सीएनबीसी आवाज को अपना वक्त देने के लिए। आज सबसे पहला सवाल तो मेरा यही होगा कि दिसंबर तिमाही में देखें आप तो प्रॉफिट और मुनाफा कैसी लगी आपको, ग्रोथ कैसी दिख रही है? यस, परफॉर्मेंस हमारा काफी नॉर्मल रहता है, यूजुअल रहता है। कंसिस्टेंसी हमारा की एस्पिरेशन रहा है, हमारी चाह रही है हमारे शेयर होल्डर को एक प्रेडिक्टेबिलिटी मिले, ज्यादा वॉलेटिलिटी हमारे रिजल्ट में ना देखने को मिले, और ऊपर वाले की दया से इस बारी भी 33% की पैट ग्रोथ देखने को मिली है, 30% की रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली है। एयूएम थोड़ा फ्लैट सा है लास्ट क्वार्टर, अगर ईयर ऑन ईयर देखता हूं तो 39% की ग्रोथ एयूएम में भी है। तो प्रेडिक्टेबिलिटी का जो मंत्रा है, 33% तो हमारी एवरेज रिटर्न ग्रोथ दिखाई गई है। 13 क्वार्टर्स हम लिस्टेड रहे हैं, दिसंबर 21 में लिस्ट हुए थे, तो तब से अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो एवरेज हमारी 33% की ग्रोथ देखने को मिली है, और ये क्वार्टर भी वैसा ही रहा। सो वी आर वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल टू द लॉर्ड। पॉइंट 1। पॉइंट 2, अगर हम बोनस की बात करें तो हमारा ये भी मानना है कि शेयर होल्डर अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो उनको रिवॉर्ड करना हमारा कर्तव्य है। तो वैसे ही अगर आप हमारी डिविडेंड पॉलिसी देखें हिस्टोरिकली, और अगर वापस हमारे जो प्रॉफिट्स हैं काफी बड़े हैं लास्ट 2-3 सालों में लिस्ट होने के बाद, तो बोनस 1:1 का बोनस भी हमने डिक्लेयर कर दिया है बोर्ड की अप्रूवल के साथ। जी
फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग फिरोज सर, मैं कंचन बात कर रही हूँ। और मेरा दूसरा सवाल आपसे ये होगा कि बाजार में इस टाइम पे हम देखिए तो करेक्शन का जो मूड है वो लगातार बना हुआ है, लेकिन बाजार में जो करेक्शन है उससे क्लाइंट्स का मूड कैसा है, और इक्विटी में बेसिकली एलोकेशन का इस टाइम पे आप ट्रेंड किस तरीके का देख रहे हैं? तो हम हमेशा क्लाइंट को पहले रिस्क समझाते हैं कि भाई हर 10-15 महीनों में एक बार तो मार्केट 10% गिरती है, ये सेंचुरी के 24 साल निकाल के आप देख लें। तो अगर ये मार्केट का सेकंड नेचर है, वर्ताव है, तो वो समझ के पैसा लगाने वाले का ही पैसा हम लेते हैं। अगर उनके ये समझ नहीं आता है तो वो पैसा लॉन्ग टर्म पैसा है ही नहीं, वो एफडी का पैसा है और वो मेहमान है इक्विटी मार्केट का। तो ये समझाना मेरे हिसाब से चेक लेते वक्त और हर मीटिंग में समझाना जरूरी है कि ये मान के चलें, क्योंकि एफडी से ये 3 गुना ज्यादा रिटर्न देता है, पोस्ट टैक्स पे दे चुका है। तो ये जरूर है कि आप लीनियर कर्व ऊपर की तरफ आप हमेशा उम्मीद करेंगे तो गलत होगा, वरना एफडी से ज्यादा रिटर्न क्यों आए। अगर एफडी का वर्ताव आप उससे चाहते हैं तो आप जरूर मायूस होंगे। सो वी प्रिपेयर द क्लाइंट मच बिफोर इट्स टू लेट, दैट सेकंड। और तीसरा, हम रिस्क ही एक बहुत क्लोजली मैनेज करने की सोचते हैं। और रिस्क को हम अंग्रेजी में नहीं बात करते, हम उसको मेजर करते हैं, बीटा, स्टैंडर्ड डिविएशन, वैल्यू एट रिस्क, सब मेजर करके हम अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं। जब वक्त थोड़ा बुरा होता है तो एक अंतर पता लगता है कि कौन सा वेल्थ मैनेजर के प्रति वो पैसा ज्यादा देना चाहे। तो हमारे हमेशा ऐसी मार्केट के झटकों में कंसोलिडेशन बढ़ जाती है, इसीलिए हमारी सबसे ज्यादा नेट फ्लो आई है लास्ट क्वार्टर में। लोग कहते हैं सेंटिमेंट खराब है, 3,400 करोड़ कैसे कलेक्ट कर ली, क्योंकि क्लाइंट कमाता नहीं है एक क्वार्टर में, बट दूसरे एडवाइजर का देखता है कि यार उसके 25% गिर गया। तो रिस्क के समय में ही पता लगता है कि रिस्क कहां लिया गया। बिल्कुल। लेकिन फिरोज जी, आनंद राठी में सिर्फ लिस्टेड इक्विटी प्रोडक्ट ही बेचते हैं आप, अनलिस्टेड और इसके जैसे दूसरे प्रोडक्ट से आपने दूरी बना रखी है। अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले ये आपको किस तरह से बेनिफिट करता है? साथ ही आपको क्या लगता है कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अच्छे होंगे आने वाले क्वार्टर्स में? बिल्कुल सही फरमाया आपने कि हम वही प्रोडक्ट देते हैं जो हमारे खुद के पोर्टफोलियो में होते हैं। अगर मेरे मॉडल पोर्टफोलियो इक्विटी म्यूचुअल फंड उदाहरण के तौर पे 14 स्कीम है, तो वही मेरे डीमैट अकाउंट में या फिजिकल यूनिट्स में वही 14 स्कीम आपको मिलेंगी, मेरे टॉप क्लाइंट में भी और मेरे पोर्टफोलियो में। अब अगर अनलिस्टेड स्टॉक मैं खरीदने लगूं तो फिर शायद क्लाइंट को देने भी लगूं। बट पॉइंट ये है कि भाई अगर सरलता से 14-15% की कंपाउंडिंग मिली है, हमारा मॉडल पोर्टफोलियो 2014 से अप्रैल 2014 से बीटा रिस्क ली कम से निफ्टी से कम ली और 89% निफ्टी को बीट किया ऑन ओवरऑल इक्विटी, स्ट्रक्चर प्रोडक्ट, डेट फंड सब मिला मिलू के। तो अगर मुझे मिल रही है रिटर्न 14-15% की, निफ्टी से ज्यादा मिली है ऊपर वाले की दया से, पास्ट में ऊपर वाले की दया रही तो आगे भी मिलेगा, बट निफ्टी से कम रिस्क लेके तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न तो काफी अच्छा हो गया। तो मैं सरल चीजें लेके वो अचीव कर सकता हूं, तो मैं कॉम्प्लेक्स चीजें लूंगा क्यों? अगर मेरा ऑब्जेक्टिव ना मीट आ रहा हो, मैं यहां से घर जाने के लिए प्लेन तो नहीं लूंगा, गाड़ी से चलूंगा। अगर गाड़ी में ट्रैफिक ज्यादा रही तो चल के निकल लूंगा, 1.5 किलोमीटर तो है। सो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज वी ऑलवेज हैव टू टेक द पाथ व्हिच इज द सिंपलेस्ट टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव रादर देन द मोस्ट कॉम्प्लेक्स। रहा सवाल दूसरों के पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस खराब रहे, वैसे समय में हम उनको अटैक नहीं करना चाहते। हम ये चाहते हैं कि भाई हम हमारा काम अच्छे से करें, क्लाइंट समझ जाएगा कि कौन अच्छा काम कर रहा है, वो पैसे दे देगा। सो वी विल नेवर ट्राई एंड हम अपने फल दूसरों के बुरे वक्त में नहीं उगाते, ये हमारी सिद्धांतों के खिलाफ है। कल्चरली वी बेसिकली बिलीव दैट यू फोकस ऑन व्हाट यू do what you do at your best, and if God is kind, clients will understand and give you more money at some point in time. फिरोज सर, मैं आप ऑपरेशनल नंबर्स पे आना चाहूंगी डायरेक्टली, बिकॉज अगर हम मार्जिन्स की बात करें, आपको क्या लगता है कि आने वाले क्वार्टर्स में मार्जिन्स में हमें कोई इंपैक्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है? बिकॉज इस टाइम पे अगर हम AUM ग्रोथ देखें कंपनी की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो वो कहीं ना कहीं फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे देखने को मिली है। सिंस उसका जो पीछे का रीजन है वो बोल सकते हैं कि मार्केट इस टाइम पे काफी ज्यादा वॉलेटाइल है, बट आप इस चीज को किस तरीके से रेट कर रहे हैं? देखिए, हमारी जो रेवेन्यू की यील्ड है ना, वो इम्पैक्ट नहीं होगी, ये हमारा मानना है, राइट। अब वक्त बताएगा, राइट। हम अपना बिजनेस ठीक समझते हैं, हम वी अंडरस्टैंड आवर बिजनेस रीजनेबली ओके, नॉट वेरी वेल, मे बी एटलीस्ट ओके, दैट हमारी जो रेवेन्यू यील्ड है वो हम बहुत पॉजिटिव है। अगर क्लाइंट कहता है कि मैं डिस्काउंट चाहता हूं कि आप कॉस्ट कम कर दें, तो हम कहते हैं भाई हम वैसे क्लाइंट लेते ही नहीं। हम कहते हैं भाई आपके लिए 13-14% कमाना है, हमारे लिए 1% कमाने की हमारी चाह है, और वो है तो आप हमारे क्लाइंट हैं, हम आपके लिए पूरी श्रद्धा करके रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बेस्ट इन क्लास इंडिया का देंगे। सो पॉइंट 1, रेवेन्यू यील्ड कंप्रेशन इज आउट ऑफ क्वेश्चन टू द एक्सटेंट पॉसिबल।
सेकंड, हम पीबीटी 40% में बहुत पॉजिटिव है, पीएटी 30% बहुत पॉजिटिव है। रहा सवाल एयूएम ग्रोथ का, एयूएम 3-4 जगह से आता है। एक जगह पे जरूर इंपैक्ट पड़ी है लास्ट क्वार्टर, जो मार्केट की ग्रोथ होती है उसकी वजह से क्लाइंटों के पोर्टफोलियो में जो बढ़त आती है उसकी वजह से रेवेन्यू हमारी बढ़ती है, क्योंकि हमारी ट्रेल कमीशन भी काफी होती है। सो वो लास्ट क्वार्टर अच्छा नहीं रहा। बट आप ये देखें कि अगर मैं 1200 करोड़ लास्ट 1100 करोड़ समझे ऑन द लोअर साइड पर मंथ कलेक्ट कर सकता हूं और इसमें 10% का इजाफा करता हूं, तो 2025 तक मैं कितने पैसे, कितने एयूएम पे पहुंच जाऊंगा अगर मेरे क्लाइंट की 10% 12% की पर एनम रिटर्न आती है। तो वो मॉडल हम इंटरनली कैलकुलेट करते हैं, वही मॉडल हम देखते हैं। और यू बी प्लीज इफ समबडी टुक एन एक्सेल शीट एंड डिड दिस मैथ, नेट मोबिलाइजेशन जिसको हम कहते हैं कि नया पैसा लोगों ने जेबों से, बैंक अकाउंटों से कितना दिया, वो हमारा बेस्ट रहा है, विच आई थिंक आई एम वेरी वेरी हैप्पी। एयूएम इतना बढ़त नहीं हुई जैसे आपने सही फरमाया, क्योंकि मार्केट ने थोड़ी सी मार्क टू मार्केट नेगेटिव दिखा दी फॉर द लास्ट क्वार्टर, और ऊपर वाले की दया रही तो दैट कम्स बैक इन सम टाइम। बिल्कुल फिरोज जी, लेकिन एक ऐसा सवाल जो सभी के जहन में इस वक्त, जिस तरीके से बाजार में वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है और जिस तरीके से चाल बाजार दिखा रहा है, आपकी क्या हिदायत रहेगी? क्या निवेशकों को अभी सलाह है बाजार में पैसे लगाने के लिए, या फिर अभी दूरी बना लेनी चाहिए? बिल्कुल सही कहा आपने कि जितना भी कह दो कि गिर सकता है, जब गिरता है तो दर्द तो होता है, राइट? एक सेंटिमेंट में थोड़ा डैम्पनिंग तो आता है। इसीलिए हम पोर्टफोलियो डिजाइन में भी ऐसा ही करते हैं कि एक प्लान ए होता है, एक प्लान बी होता है। हमारा वो सिद्धांत है कि प्लान ए होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड, प्लान बी होता है डेट म्यूचुअल फंड एंड स्ट्रक्चर प्रोडक्ट। अगर मार्केट जैसे लास्ट क्वार्टर में इक्विटी म्यूचुअल फंड ने मायूस किया होगा, बट स्ट्रक्चर प्रोडक्टों ने मायूस नहीं किया, क्योंकि वो मीडियोकर रिटर्न देते हैं बट ज्यादा कंसिस्टेंट रिटर्न देते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड जैसे लास्ट ईयर 40%, 44% की रिटर्न आ गई मॉडल पोर्टफोलियो की पूरे फाइनेंशियल ईयर में, वैसा स्ट्रक्चर प्रोडक्ट कभी ये लॉटरी नहीं देगा। सो टू आंसर योर पॉइंटेड क्वेश्चन, एक तो काउंसलिंग बिफोर हैंड, सेकेंड पोर्टफोलियो की डिजाइन ऐसी हो कि प्लान ए हो, प्लान ए ना चले तो प्लान बी हो, प्लान बी और प्लान सी भी थोड़ा सा हो। तो ये करने की वजह से ही, अगर आपने हमारे आईपीओ के पेपर भी देखे होंगे तो हमने उसमें भी लिखा था कि हमारे मॉडल पोर्टफोलियो की बीटा कितनी है। शायद ही कोई आज तक बीटा कंप्यूट किया होगा इतना माइन्यूटली। तो हमारी जो पोर्टफोलियो, ओवरऑल पोर्टफोलियो की डिजाइन होती है मॉडल पोर्टफोलियो की, उसमें निफ्टी से 40% कम रिस्क लिया जाता है, ताकि काउंसलिंग भी हो और कोई रिस्क कम करने की सुविधा भी हो प्रोडक्ट में। टू आंसर योर पॉइंटेड क्वेश्चन, आज अगर हमारे पास क्लाइंट आता है तो हम वही इक्विटी म्यूचुअल फंड, स्ट्रक्चर प्रोडक्ट और डेट म्यूचुअल फंड का कॉम्बिनेशन जो बैक टेस्टेड है एंड फ्रंट टेस्टेड है, उसको ही हम सजेस्ट। बढ़िया, थैंक यू सो मच फिरोज सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी शेयर करने के लिए, फ्यूचर पर्सपेक्टिव के लिए भी ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स। बहेती सर, आनंद राठी के नतीजे आए लेकिन उसके बाद एक गिरावट का सिलसिला हमें देखने को मिला है। दो मैनेजमेंट की तरफ से एक अच्छा खासा गाइडेंस आता हुआ दिखाई दिया है, बट आप आनंद राठी को पर्टिकुलरली कैसे देख रहे हैं, क्या करना चाहिए इस वक्त? जी, जरूर गिरावट देखने मिली थी इंट्राडे में, बहुत शानदार रिकवरी भी देखने मिली है लोअर लेवल से, और स्टॉक वापस एक अच्छा बाउंस देके सिर्फ 1% से कम की गिरावट में अभी ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है कि एक अच्छा मोमेंटम है, जिनके पास भी लॉन्ग है बने रहने की सलाह रहेगी, या कोई डिप आती है तो वहां भी खरीदारी जा सकती है, क्योंकि स्टॉक 200 डेमा के ऊपर ही ट्रेड वापस कर रहा है। एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए, वो है 3850, 3850 के करीब का कैसे मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें शायद 4200 तक का जोन देखने मिल सकता है। तो 3850 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके फिलहाल आप होल्ड कर सकते हैं आनंद राठी को, ये हिदायत अभी आती हुई। अच्छा, अब नेक्स्ट कॉलर के साथ हम जुड़ते हैं। अभिषेक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक शुक्ला जी कानपुर से, गुड मॉर्निंग सर, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, आपका सवाल सर। ये ADSL के मैंने लिए थे 288 पे, ये मैम ये करीबन हम रख सकते हैं 1 ईयर। ठीक है, 1 साल के नजरिए से आप पूछ रहे हैं, ठीक है। आशीष जी, चार्ट देखिए, अलाइड डिजिटल सर्विसेज आज तो गजब की रफ्तार इसने पकड़ी हुई है, 7% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है इसमें। लेकिन हालांकि अभिषेक जी का भाव अभी नहीं आया है, 218 पे ट्रेड कर रहे हैं, 288 पे इन्होंने खरीदा हुआ है, लॉस में फिलहाल 69 रुपये, 70 रुपये पर शेयर मान लीजिए आप। और 2024 में भी इसमें निराशा ही हाथ लगी है। 2024 में इसने 7% से ज़्यादा की करेक्शन दिखाई है, 6 महीने में भी ये बहुत टूटा है, 8.5%। क्या करना चाहिए इनको? होल्ड करने की सलाह है फिलहाल जिस तरीके से आज का मूव देखने को मिल रहा है?
जी श्रेया जी देखिए, स्टॉक में मोमेंटम अच्छा बना हुआ था। स्टॉक जितनी बार भी गिरा है पिछले 3 सालों में एग्जैक्ट 200 डेमा पे सपोर्ट लिया और बाउंस बैक दिया है। जो लास्ट गिरावट थी वो 2024 में आई थी और वो भी मार्च से लेके जून तक चली थी। 3 महीना 200 डेमा के आसपास में इसने बेस बनाया और वापस मूव अपसाइड दिया है। इस बार की भी जो गिरावट थी परसों के ट्रेड सेशन में इसने 200 डेमा तोड़ा, कल उसके नीचे ट्रेड किया और आज वापस एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पुल बैक दे रहा है। तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह है। जो स्विंग लो इसका बना है अभी 198 का, वहां पे एक स्टॉप लॉस जरूर रखे अपने पोजीशन में। अगर उसके नीचे जाता है तो शायद इसमें गिरावट बढ़ सकती है। ऊपर में हमें लगता है कि शायद इसमें वापस एक पुल बैक देखने मिल सकता है और शॉर्ट टर्म में जो टारगेट्स दिख रहे हो 235 तक के आते हुए देखने मिल सकते हैं। ओके, तो ये थी राय एलाइड डिजिटल सर्विसेज के ऊपर। कल तो इसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन आज वापस से शेयर के अंदर एक रिवाइवल आता हुआ दिखाई दिया है। चलिए आगे बढ़ा जाए और जो हमारे अगले दर्शक हैं उनके साथ जुड़ा जाए। वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हैं एसके सिंह जी। एसके सिंह जी नमस्कार और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ मैडम, आपके चैनल के 20 साल हो गए, उसके भी आपके लिए आपको बहुत बधाई। थैंक यू। मेरे पास NBCC हैं, 1500 शेयर हैं 105 के प्राइस पे और लॉन्ग टर्म व्यू है। मैं जानना चाह रहा था अभी क्या करंट लेवल पे और ऐड कर सकते हैं इसमें? ओके, NBCC खबरों के लिहाज से भी ये बना हुआ है। कल ही इसमें एक खबर आई थी, यहाँ पे एक MOU साइन किया है एक प्रोजेक्ट का। उसके बाद काफ़ी कंपनी को लगातार हमें ऑर्डर विन आते हुए दिखाई दिए हैं। दो आज तो इसमें एक अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है 4.5% की। बट हाँ, मार्केट करेक्शन जैसे कि हम देख रहे हैं सारे ही स्टॉक में एक डेंट आता हुआ दिखाई दिया है। तो पिछले एक हफ्ते में इसमें भी 10% का डेंट आया है। बट 105 की खरीद है, 82 रुपये पे इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है। बहेती सर, क्या ये एवरेज करने का मौका है या थोड़ा सा गिरावट का और इंतजार करा जाए? जी कंचन जी, हमारी थोड़ी सी व्यू इसमें इनफैक्ट सारे PSUs को लेकर सिमिलर है कि हम वहाँ पे किसी में भी कहीं भी एवरेज करने की सलाह नहीं दे रहे, ना हम कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे एवरेज करने की। ये स्टॉक वैसे भी बजट के रिलेटेड थोड़ा सा इसमें मूव रहता है, तो जरूर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे जो गिरावट है वो थमती हुई देखने मिल सकती है और एक इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड कुछ भी पुश आता है तो NBCC उसमें बेनिफिशियरी बना हुआ रहता है। तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह है। जो इनकी पोजीशन है 77 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाए नीचे की तरफ। ऊपर में हमें लगता है कि शायद इसमें एक वापस पुल बैक देखने मिल सकता है क्योंकि स्टॉक में काफी शॉर्टिंग हो चुकी है और ऊपर में 90 तक का जोन देखने मिल सकता है शॉर्ट टर्म में। बट इन लेवल्स पे एवरेज करने की सलाह नहीं है। तो एवरेज करने की 82 पे सलाह नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म रेंज देखें तो 90 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। और आज है मकर संक्रांति। श्रेया, आपके यहाँ पे मकर संक्रांति किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं? हमारे यहाँ पे आई डोंट नो कंचन, आप जानती होंगी कि नहीं, हमारे यहाँ पे कर्ड खाया जाता है, पोहा खाया जाता है, इसके साथ तिल की लाई खाई जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, पतंग भी उड़ाए जाते हैं। हमारे यहाँ तो बेसिकली मैं पहाड़ों से हूँ, उत्तराखंड से, तो हमारे यहाँ जब सूर्योदय होता है ये रेस लगती है कि कौन सूर्योदय से पहले ही स्नान कर लेगा। और खिचड़ी हमारे यहाँ पर्टिकुलरली बनाई जाती है और सबसे अच्छी चीज जो बड़े होते हैं वो छोटों के पैसे देते हैं। तो उस दिन लॉटरी लगती है। खिचड़ी आज स्टेपल फूड हो जाता है। हाँ, स्टेपल फूड हो जाता है। लेकिन आपकी स्टेट में मकर संक्रांति को किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं तो आप ये बता सकते हैं और साथ ही साथ हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जुड़े रहिए। देखते हैं कि कौन सी स्टेट में इंडिया की मकर संक्रांति को किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। श्रेया ने अपना और मैंने अपना तो बता ही दिया। बहेती सर, इस ब्रेक के बाद आपसे भी जानेंगे कि आपकी स्टेट में किस तरीके से मकर संक्रांति को सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन वापस आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। इतने में आपके पास टाइम है, सोशल मीडिया में कॉमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ट्रेडर्स हॉटलाइन में। लेकिन अब बात कर लेते हैं ग्रोथ कोड की, जो ग्रो और CNBC आवास का एक एक्सक्लूसिव इनिशिएटिव है। इन्वेस्टर्स को सही जानकारी देने के लिए और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जितनी भी रणनीतियां हैं उसको साझा करने के लिए 9 नवंबर को रिनाउंड इन्वेस्टर और प्रोफेशनल ट्रेडर ग्रो के द ट्रेडिंग राइट इवेंट में शामिल हुए हैं, जहां पे प्रोफेशनल ट्रेडर्स और फिनटोरिक कैपिटल के जो को फाउंडर है आदित्य पंचवारिया जी, उन्होंने ट्रेडिंग पेनी ऑप्शन के बारे में बात की है। आइए देखते हैं। पेनी ऑप्शंस का जो प्रोबेबिलिटी होता है जीतने का वो बहुत ज़्यादा होता है, 99% से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होता है उसके जीतने का। बट इसके साथ उसके इतने सारे नेगेटिव्स आते हैं कि उसमें जो सबसे पहला है कि उसका रिवॉर्ड बहुत कम है, आपको मिल सिर्फ 1 रुपये रहा है। अगर आप यही काम 100 रुपये वाला ऑप्शन बेच के करोगे और फिर वहाँ पे आप रखते हो कि मैं 10 रुपये का टारगेट रखता हूँ, तो वहाँ आपका विन रेशियो भले ही कम हो जाता है बट आपका साइज 10x है। दूसरा,
कि अगर आप पेनी ऑप्शंस देखो, आप कहते हो कि मैं तो 1 रुपए के 2 रुपए में ही काट देता हूँ, तो अगर आप उस ऑप्शन को देखोगे उसका नेचर भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो जैसे 1 रुपए का ऑप्शन है, मार्केट ऊपर जा रहा है, आपने पुट राइट करी है, मार्केट ऊपर जा रहा है, वो फिर भी वो 2 रुपए हो जाएगा, अननेसेसरी। हो सकता है कोई ऊपर जा रहा हो तो कोई उस हेजिस को खरीद रहा हो, तो आपका वहां पे एसएल हो जाएगा। तो जब आप उसको 1:2 देखते हो, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है 1:2 होने की, वो बहुत ज्यादा हाई है कंपेयर टू 100 रुपए का ऑप्शन बेचते हो उसके 200 रुपए की होने की। तो इस तरह से आपका वहां पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ विन है वो भी कम हो जाता है। तो बढ़िया जानकारी इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन अब सीधा सीधा आते हैं बहिती सर के पास। ब्रेक में जाने से पहले बहिती सर से मैंने एक सवाल किया था, सर आपकी स्टेट में मकर संक्रांति को किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है? पतंग उड़ाई जाती है, खिचड़ी बनाई जाती है, क्या नया होता है? जी कंचन जी, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में देखिए तिल खाया जाता है, और एक सिर्फ ऐड करना चाहूंगा कि जो ये सेसमे सीड्स होते हैं, तिल, ये बहुत गुणकारक होते हैं विंटर्स के लिए, और इसमें फैटी एसिड्स और वो काफ़ी न्यूट्रिशन, काफ़ी वैल्यू अच्छी होती है। और जो भी हमारे धर्म में बोला गया है वो काफ़ी साइंटिफिक वे से बोला गया है, तो इसे ज़रूर सेलिब्रेट करना चाहिए। बढ़िया। तो ये एक डाइवर्सिटी है इंडिया की, जहाँ पे हमें अलग अलग स्टेट में अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है कि किस तरीके से इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन अब वक्त हो गया है मेरा आपसे अलविदा लेने का। बहिती सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मकर संक्रांति की एक बार फिर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए मैं लेती हूँ अलविदा, लेकिन श्रेया आपके साथ यहाँ पे जुड़ी रहेगी, आप कहीं मत जाइएगा। सोशल मीडिया में हम ऑल टाइम एक्टिव है, अपने सवाल पूछते रहिए, और श्रेया अब आगे बढ़ाएगी खिलाड़ी नंबर 1 के साथ। श्रेया, ओवर टू यू। जी बिल्कुल। तो खिलाड़ी नंबर 1 में मेरे साथ